Hello friends, my name is Om Prakash. I am Chartered Accountant. Today I am going to teach you about the first chapter of class 11 accounting as prescribed by the CBSE board, meaning and objective accounting. Please like my videos, share my videos so that you will not miss any updates from my side. I will try to upload frequently each video, each chapter of the class 11 accountancy class. And let's start. Today, meaning and objective accounting. What is meaning and objective of accounting? So before understanding meaning and objective accounting, first we understand why we need accounting. हमें accounting क्यों चाहिए? हमें accounting क्यों चाहिए? What is the need of accounting? Need of accounting. तो सपोज हम ट्राई करते हैं कि हमारा क्या एक बिजनेस है। सपोज एक बिग बाजार बिजनेस है। बिग बाजार आप जानते हैं, बिग बाजार में आप परचेज करने के लिए जाते हैं, बहुत सारा सामान परचेज करते हैं। तो बिग बाजार सपोज एक बिजनेस है। इसमें डे टू डे मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं, कई सेल मल्टीपल सेल होते हैं, मल्टीपल परचेज होते हैं। ग्रोसरी कुछ बेचते हैं, कुछ कन्फेक्शनरी आइटम बेचते हैं, हाउस होल्ड आइटम बेचते हैं। ये सब सारे ट्रांजेक्शन डेली होते रहते हैं। लेकिन बिग बाजार अगर ये जानना चाहे कि हमें एक पर्टिकुलर डेट पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया, कितना हमने सेल किया, कितना हमने परचेज किया, तो उसको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की ज़रूरत होगी। तो इसी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की ज़रूरत होने के कारण एक अकाउंटेंसी का हम उसके यूज करते हैं, इसलिए जिससे हमें टाइम टू टाइम हमें जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो वो हमें मिल सके, इसलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत हुई। तो इसी तरह से नीड ऑफ अकाउंटिंग के लिए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की ज़रूरत हुई। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की ज़रूरत हुई। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की ज़रूरत हुई जो डे टू डे हम प्रॉफिटेबिलिटी हमें एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड, ये सब अगर हम सब चीज़ को मोबाइलाइज नहीं कर सकते तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डर की हमें ज़रूरत पड़ी। इसी को हम क्या करते हैं, अकाउंटेंसी करते हैं। तो अब अकाउंटिंग करते हैं। आप सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, अब अकाउंटिंग तो है, अब अकाउंटिंग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग किसको कहते हैं, इसके बारे में पहले मैं आपको बताऊँगा। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको रिपीट भी कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज अकाउंटिंग का डिफिनेशन सबसे पहले हम जान लेते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording financial transaction, summarizing, classifying, summarizing, and reporting to multiple user of financial statement। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट्स क्लासीफाइंग, उसके बाद समराइज करते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट करते हैं। जो भी यूजर होते हैं इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको हम ये
कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं उसको बाद। इसलिए अब मैं इसको इसको वो करता हूँ, इसको हर डिफिनेशन को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे पहले क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पहला है रिकॉर्डिंग 1 फर्स्ट, इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, हम केवल उसी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड उसी ट्रांजेक्शन को करते हैं जो कि फाइनेंशियल होती है। फाइनेंशियल में होने के कारण कोई भी ट्रांजेक्शन कैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाएगी, जब वो मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं हम उसको। इसलिए जब भी हम कोई बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, सबको रिकॉर्ड हम नहीं करते। जो फाइनेंशियल नेचर है, जिसको मनी वैल्यू में मेजर कर सके, उसी की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसी की रिकॉर्डिंग हो सकती है। सपोज मान लीजिए कि आपका क्या कहते हैं, आपने सेल किया 10,000 का, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, बिजनेस से रिलेटेड है, और इस पर मॉनेटरी 10,000 आप इसको काउंट कर सके मनी वैल्यू में। सपोज ये कि हमने किसी श्याम सुंदर लाल से 5,000 का परचेज कर लिया, तो इसको भी आप मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। तो ये सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो सर बिजनेस में तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन है? तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो है जिसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन तो होते हैं, लेकिन वो उसमें मनी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सेल्स मैनेजर है और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में एक झगड़ा हो गया, तो इससे क्या बिजनेस से इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो सेल पे इम्पैक्ट डालेगा। सेल पे इम्पैक्ट डालने से क्या होगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन इसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी मनी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अगर मनी वैल्यू पता नहीं है तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, जिसकी रिकॉर्डिंग हम कर नहीं सकते। ये एक लिमिटेशन भी है अकाउंटिंग की, लेकिन अकाउंटिंग की ये वो हम बाद में इसकी बात करेंगे। तो इसको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सपोज रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक्सपीरियंस एम्प्लॉय था, वो रिजाइन करके चल गया, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय। अब क्या हुआ कि एक्सपीरियंस एम्प्लॉय एक्सपीरियंस था, इससे बिजनेस में इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन इस फाइनेंशियल लेकिन अकाउंटिंग में इसके रिकॉर्ड नहीं होगी। तो क्या होता है, केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की ही रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आपका ये है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। दूसरा क्या करते हैं, हम हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सेकेंड आपको मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पहली बात है, आपने पहले रिकॉर्ड कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। अब हमें इसको क्लासिफाई करना है। सपोज मान लो कि हमने सेल किया, राम को सेल किया, लक्ष्मण को सेल किया, राम को सेल किया, राम को सेल किया 10,000 का, लक्ष्मण को सेल किया 20,000 का। फिर मिस्टर गुप्ता को मैंने 50,000 का सेल किया। तो टोटल हमने कितना सेल किया, 45,000 का हमने सेल किया। अब इस जितने भी सेल हुए, एक नेचर के ट्रांजेक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, एक नेचर के ट्रांजेक्शन है तो इसको सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सेल्स अकाउंट क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक नेचर का सेल है तो उसको सेम नेचर में ट्रांजेक्शन कर देंगे। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करते हैं, सेम नेचर के ट्रांजेक्शन पे करते हैं, सेम नेचर।
अगर सेल है तो सारे ट्रांजेक्शन सेल भी एक जगह क्लासीफाई होंगे। सपोज इसी तरह राम लक्ष्मण से हमने परचेज भी कर लिया, मान लो 5000 किया, फिर 24,000 कर लिया लक्ष्मण से, फिर मिस्टर गुप्ता से या मिस्टर लाल से समझ लो, मिस्टर लाल से हमने 10,000 का परचेज कर लिया। तो ये तीनों परचेज हम परचेज अकाउंट में दिखाएंगे। ये जिस नेचर का है, जैसे और जिस नेचर के ट्रांजेक्शन है उसी ट्रांजेक्शन में दिखाएंगे। सेल का है तो सेल में ट्रांजेक्शन दिखाएंगे, परचेज का है तो परचेज में दिखाएंगे, सैलरी जितनी पे करेंगे तो सैलरी, मल्टीपल एम्प्लॉय को हम पेमेंट करते हैं तो उसको सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसको क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहेंगे। तो दूसरी बात आप क्लियर हो गया आपको कि पहले हम रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द मनी एंड दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द कंपनी और प्रोप्राइटर वट एवर में भी। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम सेम नेचर के ट्रांजेक्शन सेम जगह पे पोस्ट कर देते हैं। इसको पोस्टिंग को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग ऑफ सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन टू सेम टू सम सेम इन सेपरेट अकाउंट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब क्लासिफिकेशन हो गया, अब उसको क्या करेंगे हम, तीसरा है आपका समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। Summarizing of financial transaction. समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है, अब मान लीजिए कि हमने मिस्टर गुप्ता से हमने 10,000 का परचेज किया। मिस्टर गुप्ता ने हमें फिर 10,000 का परचेज किया, ये मान लो कि हमने अगस्त में किया। फिर मान लो जुलाई में हमने किया था इनसे 5,000 का परचेज, ठीक है। इसी तरह हमने क्या कहते हैं, जुलाई में ही 7,000 का परचेज कर लिया। अब इसने गुप्ता जी ने क्या किया, हमें 10,000 लौटा दिया। फिर 5,000 में बोला है सर मेरे पास 3,000 है, अभी 3,000 ले लीजिए। फिर 7,000 में उसने बोला सर मेरे पास 5,000 है, इतना ले लीजिए। तो क्या हुआ कि मिस्टर गुप्ता का हमने जब देखा तो इसको मिस्टर गुप्ता से हमने सेल किया, इनको 22,000 का सेल किया और हमें मिला कितना, 18,000 मिला। अब क्या है, मुझे मिस्टर गुप्ता से कितने पैसे लेने लिया, 20,000 का हमने सेल किया, 18,000 मिल गया, 4,000 मुझे लेना है। तो इस जो बैलेंसिंग को, जस्ट 20,000, इस बैलेंस करने को ही हम क्या कहते हैं, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो पहले आपको मैंने बताया वो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, डेट कैन जिसमें मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे। उसके क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, उसको सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को सेम अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे, तो इसको हम क्लासिफिकेशन करें। फिर समराइजिंग होगी, कितना पैसा दिया, कितने का सेल किया, कितने का पैसे लिया हमने, या किसी से कितने का पैसा लिया और कितना उससे ड्यू है, तो बैलेंस करके हम पता कर लेते हैं, तो इसको समराइजिंग कहते हैं। चौथा है कि हम रिपोर्टिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी इसके यूजर होते हैं उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो फोर आपको ये मैंने बता दिया। फोर्थ जो हम देखेंगे, कम्युनिकेशन टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू मल्टीपल यूजर, जो मैंने आपको शुरू में डिफिनेशन में बताया था। तो इसमें क्या आता है, फोर्थ में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट जो होगा, हम उसको कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम हमारे
इसलिए बनाते हैं कि हमें पता करना होता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसका हम ये सब पता कर सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन या पिछले महीने के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट में कमी हुई, कितना इंक्रीज हो गया, कितनी डिक्रीज हो गया। इसी तरह बैलेंस शीट हम देखें हमारे पास कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी के पास एसेट्स है भी कि नहीं है, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटी है, कंपनी को कितने पैसे लेने हैं, कंपनी को कितने पैसे देने हैं, कंपनी को कितना इन्वेस्ट करने से कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ, तो फाइनेंशियल कुछ वेल्थ क्रिएशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर्टी, इन सब की जानकारी के लिए समराइज करने के बाद बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम उसको क्या कहते हैं, उसको यूजर को कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको मैंने बताया अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट्स क्लासिफिकेशन, इट्स समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग मल्टीपल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इस तरह ये अकाउंटिंग की डिफिनेशन होगी। नीड आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में कितना हमने परचेज किया, कितना हमने सेल किया, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उसमें ठीक से रिटर्न मिला कि नहीं मिला, हमें कैपिटल बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, काफ़ी तरह के डिसीजन, काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती थी। इसलिए हम इसलिए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की ज़रूरत हुई जो कि अकाउंटिंग से हमें मिल जाती है। फिर अकाउंटिंग इसलिए ज़रूरत, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंपनी के अकाउंटिंग होता क्या है। उसके बाद हम कुछ इसके आज छोटा रखते हैं, इसका कुछ फीचर बताते हैं आपको क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हम ये फर्स्ट पार्ट इसको कंक्लूड करेंगे। ओके, तो अब इसका हम बता देगा ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग या फीचर भी कह ले, कुछ भी कह ले, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, क्लास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द फीचर ऑफ अकाउंटिंग, कुछ भी कर सकते हैं। सेम तरह इसी तरह एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, टेल मी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, या फिर बोलेंगे फीचर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताओ। ये सब एक ही है, बस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने डिफिनेशन में ही सारे कैरेक्टरिस्टिक हुए हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स फीचर्स ऑफ, या इसको कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। ठीक है, मैं सिंपल रखता हूँ, फीचर समझिए क्या होते हैं। पहले अकाउंटिंग इज एन आर्ट and science दूसरा होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल, ये आपने को बताया ही मैंने आपको, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। Recording of financial transaction only. Recording of financial transaction only. Recording of financial transaction only. Recording money term only. Money term only. Classifying, summarizing, reporting, रिपोर्टिंग मतलब इसमें ये कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ फीचर, इसको पार्ट वन समझिए। इसको आज मैं आपको बता रहा हूँ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। पहले अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस। अब देखिए अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, अकाउंटिंग एक साइंस भी है। सबसे पहले ये बता दें अकाउंटिंग का आर्ट क्यों है। आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है, आर्ट इज ए मेथड टू गेट सम टू ऑब्टेन सम ऑब्जेक्टिव। मतलब हम किसी को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मतलब मैं सिंगिंग अच्छा करता हूँ तो सबका अपना प्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो एक आर्ट होता है। इसी तरह अकाउंटिंग को भी हम आर्ट कहते हैं। अकाउंटिंग क्योंकि इसमें प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं जिसको अप्लाई करके हम अपने अपने करके उसको हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग प्योर आर्ट नहीं है, प्योर साइंस भी नहीं है, लेकिन समवॉट आर्ट है और समवॉट साइंस है। अब साइंस क्यों है? साइंस में क्या आता है कि सर्टेन प्रिंसिपल होता है जो सब जगह अप्लीकेबल होता है। तो अकाउंटिंग भी विदाउट प्रिंसिपल के नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, इसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसको फॉलो करने के बाद ही हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हमें एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। इसलिए अकाउंटिंग एक साइंस भी है, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है। आर्ट में बताया कि प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप अकाउंटिंग को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो हर आदमी अपने अपने नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से जो भी मेथड अप्लाई करता है उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकता है। साइंस इसलिए हुआ कि उसमें सर्टेन प्रिंसिपल के बेसिस पे ही प्रेजेंट कर सकता है। तो अकाउंट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। उसके बाद मैंने आपको डिफिनेशन में ही बता दिया था कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही केवल रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होता है जिसको मनी वैल्यू में मेजर कर सकें। अगर मनी वैल्यू मेजर कर सकेंगे तभी हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सपोज हमने परचेज कर लिया, कोई फर्नीचर परचेज कर लिया 10,000 का, तो इसको हम मनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। सपोज अपने कार का शोरूम है, उसको आपने सेल कर दिया कार 4 लाख में मान लो, तो आपको पता है कि मनी वैल्यू 4 लाख की है, तो इसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। आप बताए कार डैमेज हो गया, लेकिन आपको पता नहीं क्या डैमेज हुआ, तो इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे अनलेस अनटिल इसको आप मनी वैल्यू में मेजर कर सकें कि एक्सटेंट ऑफ डैमेज कितना हुआ। उसी तरह मान लो कोई किसी प्रोडक्शन मैनेजर और ऑनर के बीच में कोई लड़ाई हो गई, इससे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन भी होगा, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल, लेकिन इसको मनी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा, सॉरी। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग ऑफ मनी वैल्यू, आपको पहले ही बताया कि जो मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं उसी को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्लासीफाई, मैंने आपको बताया कि सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को सेम जगह क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमने राम को 10,000 का सेल किया, 30,000 हमने सेल किया, यहाँ पे 10,000 राम को हमने सेल किया, 10,000 राम को सेल किया, 10,000 श्याम को सेल किया, मोहन को सेल किया 10,000। तो एक सेल जितने भी 30,000 को हमने एक सेल्स अकाउंट में, ये आपको मैंने डिफिनेशन में बताया था, सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह परचेज अगर किया तो इसको परचेज अकाउंट में ट्रांसफर किया। समराइजिंग मैंने आपको बताया कि हमने 30,000 का मान लो सेल किया, इससे मुझे पेमेंट मिल गया 25,000, तो बैलेंसिंग जो मुझे 5,000 है, 5,000 मुझे लेने हैं, तो 5,000 समराइजिंग इसको बोलेंगे। इसको समराइज करते हैं बैलेंसिंग रखी, इससे बैलेंसिंग करने का मतलब को समराइजिंग करते हैं कि इस आदमी से हमने जितने माल बेचा उससे कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे मिल गए, उसका जो नेट रिजल्ट है, नेट कितना लेना है या नेट कितना देना है, इन चीज़ों को पता करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं, जिसको हम समराइजिंग करते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग में से सबसे पहले जो समराइज किया उसके बेसिस पे हम बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि हमें पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हमारा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये हमें पता कर सकते हैं। बैलेंस शीट हमें, क्योंकि दो चीज़ होती है, एक आदमी अब बिजनेस कर रहा है तो सब जानना चाहता है कि हम प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, कि लॉस में तो नहीं जा रहा है, इसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसी तरह बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में देखा कमाना हुआ, दूसरा आपने कितना घर कितना बनाया, प्रॉपर्टी कितनी बनाई, बिजनेस का ये भी फायदा होता है, तो ये हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं इसके लिए। उसके बाद से मल्टीपल यूजर को इसको कम्युनिकेट करते हैं। सपोज हमारा बैंक से हमने लोन लिया है, तो बैंक हमें तभी लोन लेगा जब देखेगा कि इसकी दुकान, सपोज हमने इसमें शोरूम खोला है, बैंक उस पर लोन लेना चाहता हूँ, तो बैंक बोलेगा इसका सेल दिखाओ, इसका परचेज दिखाओ, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ, तभी हम लोन देंगे। अगर अच्छा प्रॉफिट होगा तो बैंक मुझे लोन दे देगा जल्दी से,
बैंक बैंक लेकिन रिलाई करने के लिए उसको अकाउंटिंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसलिए बनाया जाता है। इस तरह बैलेंस शीट भी देखता है कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, कि इसके पास इतने एसेट्स है कि नहीं कि हमारे लोन को पूरा कर सके। इस तरह बैंक ये भी चेक करेगा। तो ये यूजर बैंक हो गया। उसी तरह जो हम जिससे हमने सामान खरीदा वो चाहता है कि हमारा पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने जो गुड्स किसी हमारा जो क्रेडिट है जिससे हमने गुड्स परचेज किया है, माल लिया है, उसको पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके बारे में भी बैलेंस शीट से पता चल जाता है। तो ये सब हमें मल्टीपल यूजर होते हैं। ये आपको फर्दर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, बस आप इतना समझ लो। इसे जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पहले क्लियर करें, फिर प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। और जो भी मल्टीपल यूजर है उनको हम कम्युनिकेट करते हैं इसका, जिसके पास जिनको वो जितनी जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उनको कम्युनिकेट भी करते हैं। तो आज का आपका चैप्टर हम यही समाप्त करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको अलग दूसरे अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे। आपको अकाउंटिंग के दूसरे चैप्टर, दूसरे जैसे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इज देयर, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, आज हम छोटा रखते हैं। आप इसको प्लीज इसको अंडरस्टैंड आपने कर ही लिया है, इसको कर लिया है। इसको मैं पार्ट में रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊँगा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया, मेरा चैनल तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और कोई भी इम्पोर्टेंट सजेशन है जो कि मोर देन वेलकम है, हमें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या इंटरेक्शन किसी भी तरीके का जो भी है, जो आप उसमें कमेंट बॉक्स में भेजें, मैं उसको ज़रूर कंप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।